हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरवी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ क्लास 10th। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फ्रेंड्स, आगे कंटिन्यू करते हैं विद द रॉलेट एक्ट। जैसा कि आपको याद होगा, 1916 में चंपारण, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात एंड 1918 में अहमदाबाद में सक्सेसफुली अपना सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड करने के बाद गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाने का प्लान बनाया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड दैट व्हाट वाज रॉलेट एक्ट, कि ऐसा क्या था इस एक्ट में जो गांधी जी ने सोचा कि हम इसके अगेंस्ट जा कर के सत्याग्रह करेंगे। फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में पास किया था। ऑल्दो इस काउंसिल में इंडियन मेंबर्स भी थे, इन्होंने इसका अपोजिशन भी किया था, लेकिन फिर भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको हरिडली पास किया। फ्रेंड्स, आपको नाम याद रखना है, किसने रॉलेट एक्ट को पास किया? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट में ऐसा क्या था जो हमारे इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाने का प्लान बनाया? फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर्स प्रोवाइड कराता था कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते हैं। एंड एज यू नो दैट किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अननेसेसरली रिप्रेस नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नमेंट रिप्रेस कर सकती थी किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। इवन दिस एक्ट अलाउड द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। यहाँ पर इस प्रिजनर्स को स्पेसिफाई किया गया है पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इट मीन्स वो प्रिजनर्स जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, ऐसे लोगों को बिना किसी ट्रायल के। फ्रेंड्स, यहाँ ट्रायल का मतलब है बिना किसी सुनवाई के, ना उनकी चार्जशीट फाइल हुई, ना उनकी आगे प्रोसीडिंग हुई कोर्ट्स में, उसके बिना विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए उनको डिटेन किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जो ऑलरेडी 3 सत्याग्रह सक्सेसफुली फॉट कर चुके थे, उनको ये बात जो थी वो बिल्कुल नापसंद आई। उन्होंने क्या डिसाइड किया? हम 6 अप्रैल से एक हड़ताल ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया, उस मोमेंट को उन्होंने नाम दिया रॉलेट सत्याग्रह। फ्रेंड्स, इस लॉ को अनजस्ट लॉ कहा गया, यानी अन्यायपूर्ण कानून। इसके अलावा इसे ब्लैक लॉ, ब्लैक एक्ट भी कहा गया। फ्रेंड्स, जैसे ही गांधी जी ने 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह एक हड़ताल के साथ अनाउंस किया, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज एंड वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन। इट मीन्स कि जो पब्लिक थी, जो पीपल थे, वो पूरी तरह से गांधी जी का साथ देने में लग गए। पीपल को क्या लग रहा था कि जब गांधी जी ने सक्सेसफुली सत्याग्रह बाकी जगह ऑर्गेनाइज किया है तो डेफिनेटली हमें इस रॉलेट एक्ट से आज़ादी मिलेगी। फ्रेंड्स, गांधी जी का रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिशर्स के लिए खतरे की घंटी हो गया और उन्हें डर सताने लगा, कहीं जो सत्याग्रहीज हैं, ये जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं जैसे कि रेलवेज़ है, टेली कम्युनिकेशन है, कहीं इसको डिस्टर्ब ना कर दें। दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? लोकल लीडर्स को उन्होंने उठाया और उठाकर जेल में डाल दिया अकॉर्डिंग टू द रॉलेट एक्ट, क्योंकि उन्हें किसी को कोई सफाई नहीं देनी थी, कोई ट्रायल नहीं होना था। तो उनको जो लगा ये लीडर्स रश इकट्ठा कर सकते हैं, मास मोबिलाइज कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने उन लीडर्स को उठाया और जेल में डालना शुरू किया। और यहाँ जो नाम आता है स्पेशली आता है अमृतसर का। यस फ्रेंड्स, अमृतसर के कुछ लोकल लीडर्स उन्होंने उठा करके जेल में डाले। इवन महात्मा गांधी को भी दिल्ली में एंट्री करने से रोक दिया गया। फ्रेंड्स, अब दिन आया 10 अप्रैल 1919। इस दिन अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन जा रहा था। पुलिस ने इस पर, अमृतसर की पुलिस ने इस पर फायर कर दिया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए और कुछ लोग मारे गए। गुस्से में लोगों ने बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशंस और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जाके घेर लिया और वहाँ तोड़फोड़ कर दी। एक्चुअली ये भी ब्रिटिशर्स की एक प्लानिंग थी कि हम किस तरह से लोगों को प्रोवोक करें और वो किसी भी तरह से कानून अपने हाथ में लें।
और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की प्लान थी ये सक्सेसफुल रहा। उन्होंने पीसफुल प्रोसेशन पर फायर किया और लोगों को प्रोवोक किया, और लोग प्रोवोक में आकर के गुस्सा आकर के लोगों में क्या किया, उन्होंने बैंक्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ कर दी, जिसकी वजह से अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया। फ्रेंड्स, मार्शल लॉ मतलब होता है सेना का कानून, और सारा अमृतसर का जो कमांड था वो जनरल डायर के हाथ में आ गया। स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट डाउन, जनरल डायर। Friends, on 13th of April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place. क्या हुआ था इस दिन? Let's discuss. Friends, जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे। अब ये लोग कौन थे? कुछ लोग तो ये थे जो चुपचाप डिस्कस करना चाहते थे कि हमारे जो लोकल लीडर्स हैं इनको उठा लिया गया है, शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो अब हमें क्या करना है। वो सत्याग्रहीज थे। लेकिन वहीं काफ़ी सारे लोग वो वाले थे जो कि बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए अमृतसर आए थे, और उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि पहले की तरह मोबाइल और न्यूज़पेपर्स वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि अभी यहाँ पर कुछ हो और टेलीविज़न या मोबाइल्स के थ्रू, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू वहाँ उन्हें पता चल जाए। तो उनको इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो सब बैसाखी फेयर अटेंड करने के लिए अमृतसर आए और जलियांवाला बाग में पहुँच गए घूमने के लिए। तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ सी इकट्ठी हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो जनरल डायर को मौका मिल गया। ही एंटर्ड द बाग, ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन्ड फायर to the innocent people and finally killing hundreds. So friends, this was the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आपको पता है बाद में जनरल डायर को बुला करके पूछा भी गया कि आपने इतना इनह्यूमन बिहेवियर क्यों दिखाया, क्यों इतने सारे लोगों को मार दिया। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा he want to produce a moral effect in the minds of the सत्याग्रहीज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, यानी वो लोगों के मन में, सत्याग्रहीज के मन में डर की भावना बिठाना चाहता था, जिससे आगे चल के कोई इस तरह का मूवमेंट ना हो। केवल उस डर को बिठाने के लिए उसने हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मार दिया। सो दिस वॉज द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट। फ्रेंड्स, जब इतना बड़ा इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो हम इंडियंस कहाँ चुप बैठने वाले थे। जो क्राउड्स थी वो स्ट्रीट्स में आ गई, लोग नारे लगाने लगे, रैलीज निकालने लगे, इवन पुलिस के साथ क्लैशेस भी होने लगे और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर भी अटैक्स किए। पब्लिक इतना कुछ करेगी और क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी? तो अब हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपने ब्रूटल रिप्रेशन पर आ गई। सत्याग्रहीज को जहाँ तहाँ पकड़ के उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उनको टेरर दिखाया जाता था। इवन सत्याग्रहीज को ये मजबूर किया जाता था कि वो अपनी नोज़ को रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर रब करें एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू सलाम्स और सल्यूट टू द साहिब्स। मतलब अननेसेसरी उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती थी। और धीरे धीरे जो ये क्लैशेस थे कई जगह वायलेंट रूप लेने लगे। दैट्स वाई गांधी जी ने अपने इस रॉलेट सत्याग्रह को कॉल ऑफ कर लिया। तो फ्रेंड्स, ये था रॉलेट सत्याग्रह एंड द रॉलेट एक्ट। फ्रेंड्स, ऑल्दो रॉलेट सत्याग्रह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट था, लेकिन फिर भी गांधी जी को ऐसा फील हुआ कि अभी इसको और ज़्यादा वाइडर बनाने की ज़रूरत है। और वो एक ऐसे मूवमेंट की तलाश थे जब हिंदूज़ और मुस्लिम्स मिलकर के ब्रिटिश के अगेंस्ट कोई मूवमेंट चलाएं। ये मौका गांधी जी को जल्दी ही मिला। एक्चुअली फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ऑटोमन टर्की पर अटैक किया था। जिस तरह से हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, उसी तरह से ऑटोमन एम्पायर कभी इतना पावरफुल हुआ करता था कि उसने यूरोप के काफ़ी सारे स्टेट्स को कॉलोनी बना करके रखा हुआ था और उस पर रूल किया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन टर्की हारता है तो फ्रेंड्स ये माना गया कि ऑटोमन टर्की को जब डिफीट मिला, जब वो हार गया, तो वहाँ के जो एम्परर थे उनको सारे मुस्लिम्स जो थे वो खलीफा मानते थे। इट मीन्स द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम्स। और ये माना गया कि ब्रिटिशर्स ने खलीफा के साथ मिसबिहेव किया। और जब ये बात सब जगह फैली तो सारे जो मुस्लिम्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। यही कुछ हालात इंडिया में भी थे। तो यहाँ पर दो नाम हमारे सामने आते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को सेव करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई
और उसके बाद वो गांधी जी के पास मिलने गए और गांधी जी से पूछा कि गांधी जी अब हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो खलीफा हैं उनकी टेम्पोरल पावर्स उन्हें वापस मिले और हम लोग जो ब्रिटिशर्स को अपना संदेश देना चाहते हैं वो संदेश उन तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है गांधी जी तो इसी तरह के मौके की तलाश में थे। दैट्स वाई उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अब हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आ सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं और एक वाइडर मूवमेंट स्प्रेड कर सकते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। फ्रेंड्स, गांधी जी ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और कैलकाटा सेशन 1920 में कांग्रेस मेंबर्स को इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया कि अब हम हिंदूज़ और मुस्लिम्स मिलकर के एक साथ मूवमेंट करेंगे फॉर द खिलाफत एंड फॉर स्वराज। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे पूछने जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है और इसके आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इससे एनसीईआरटी के साथ साथ आप करंट अफेयर्स से भी टच में आएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वो 3 कौन से गांव हैं जिनको नेपाल अपना बता रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।